तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डेट इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री में भी इस चीज़ को पढ़ाया गया होगा। और हम लोग दो चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। दोनों को हर जगह पे साथ में ही पढ़ते हैं, तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे हम लोग। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, दोनों चीज़ हमारा साथ में चलेगा। पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में जाएंगे। तो देख लेते हैं इसका जेई में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं स्कूल में ला करके केटी और थर्मो को एक चैप्टर ही मानकर चलूँ तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और लगभग तुम्हारे एक क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, इस तरीके से मान के चलो। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में भी है। तो तुम एक बार मेहनत करो और दोनों में से नंबर ला सकते हो, केमिस्ट्री में एज वेल एज फिजिक्स में। तो एक बढ़िया बात है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2-3 लेक्चर के ही होंगे, और उसके बाद फिर जो थर्मोडायनेमिक्स चलेगा वो काफी अच्छा लंबा चल सकता है, 7-8 लेक्चर्स तक जाएगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस पार्टिकल्स हैं उसके किस तरीके से मूवमेंट होंगे, उसके मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड थ्योरीज जो भी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो अपन गैसेस के लिए डील कर रहे हैं। गैसेस पार्टिकल्स को हम लोग देखना चाहते हैं, पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, वो धीरे धीरे भी समझ में आएगा। तो जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो दो तरह के गैसेस होते हैं, एक होता है रियल गैस और एक होता है हमारा आइडियल गैस। है ना, पढ़ाई होगा तुमने केमिस्ट्री में। तो बताओ, रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है? रियल गैस में लाइक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और हाँ, वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस। आइडियल जैसे ही मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये होगा कि चीजें, जो चीज होनी नहीं चाहिए वो है, फिक्सस है, काइंड ऑफ वर्चुअल है। आइडियल का मतलब ये हो गया जैसे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब कि एक आइडियल कंडीशन हो गया, है ना। मतलब कि ऐसा सिचुएशन कभी हो नहीं सकता है कि किसी भी जगह पे फ्रिक्शन ना हो, लेकिन हाँ, फ्रिक्शन लेस सरफेस बोला जा रहा है, तो हमें ऐसा एज्यूम करना है। सेम वे में आइडियल गैस और रियल गैस का मतलब भी होता है। रियल गैस में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, उनके कुछ स्पेस होते हैं, उनका कुछ वॉल्यूम होता है, और साथ ही साथ वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई एक आइडियल गैस ऐसा है जिसमें कि हम लोग हर एक चीज को नेग्लेक्ट कर चुके हैं और कुछ एजम्पशंस ले लिए, बराबर। तो कैसे गैसेस को हम लोग आइडियल गैस बोल सकते हैं, या फिर किसी भी रियल गैस को अगर हम आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, तो सिंपल सा ये बोला जाता है, कोई सा भी गैस जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के रिलेशन को फॉलो करे। ठीक है, तो वैसे गैस क्या हो गए, आइडियल गैस हो गए। और तुम्हें अगर ध्यान हो तो आइडियल गैस में, सॉरी, रियल गैस में हम लोग पी और वी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, याद है? ये हमारा आइडियल गैस का डेफिनेशन। कोई भी गैस जो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी को रिलेशन को फॉलो कर रहा है, उस गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड आर तो कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। आगे चलते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं। पी इंटू वी इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, एन है। लिख सकते हैं क्या? ये ऐसा लिखा जा सकता है। और कैपिटल एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, पी इंटू एन ए डिवाइडेड बाय आर टी will be equals to n divided by v।
ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय v। और ये n डिवाइडेड बाय v क्या है? ये नंबर डेंसिटी, n divided by v, which is equals to p n a divided by r into t। अब कोई अगर आइडियल गैस बनना चाहता है तो उसके लिए नंबर डेंसिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? हुँ? क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा? देखो आइडियल गैस का क्या, सॉरी रियल गैस को आइडियल गैस हम लोग बना रहे हैं ना, ये रियल गैस है और ये है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का क्या फंडा होता है कि एक ऐसा चैम्बर ले लो जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर हो, काफी दूर दूर, तब एक दूसरे के ऊपर इंट्रैक्शन लगाएगा भी तो नेग्लिजिबल होगा। तो मैं इस रियल को एक आइडियल में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग आइडियल में। बराबर है क्या? तो अगर 4 मॉलिक्यूल इस यूनिट वॉल्यूम में है और अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल यूनिट वॉल्यूम में है, तो एक मॉलिक्यूल अगर इस वॉल्यूम में रहेगा तो वो ज्यादा आराम से रहेगा, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उस गैस को हम लोग क्या आइडियल बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो नंबर डेंसिटी क्या होना चाहिए? कम। ज्यादा वॉल्यूम में कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तभी हमारा ये गैस आइडियल हो सकता है। तो इधर से हम लोग क्या बोलेंगे? कंडीशन फॉर आइडियल गैस, नंबर डेंसिटी शुड बी हाई। हेलो, आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Number density means n by v should be lower, कम होना चाहिए। नंबर डेंसिटी कम होगा मतलब कि नंबर जो हो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के वो कम हो और वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा। तो इसमें तुम ये भी बोल सकते हो कि वॉल्यूम शुड बी मोर, या फिर n जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, दैट शुड बी लेस। दूसरा और क्या बोला जा सकता है? अगर नंबर डेंसिटी कम है तो क्या इधर वाले क्वांटिटी को भी कम किया जा सकता है? दैट मीन्स प्रेशर शुड बी लेस, प्रेशर शुड बी लेस। और क्या टेम्परेचर के बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना चाहिए? तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग एक आइडियल गैस को बोल सकते हैं, रियल गैस से हम लोग आइडियल गैस बना लिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग जितना भी काम करेंगे ना अभी सब आइडियल गैस के लिए करेंगे। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही बात करना है, रियल गैस के बारे में हम लोग को कुछ भी अभी नहीं देखना है। तो फिर हम लोग सॉरी चलते हैं आगे और प्रेशर ऑफ गैस निकालते हैं कंटेनर में, कैसे निकलता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें जानने की जरूरत है और कुछ चीजों को एज्यूम करने की भी जरूरत है। जैसे एज्यूम, क्या एज्यूम करना है? फर्स्ट थिंग, एजम्पशंस क्या क्या है हमारे? एजम्पशंस, एजम्पशंस ये है कि हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और या फिर एटम्स हैं, ऑल आर स्फेरिकल इन शेप, इन शेप। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जितना तुम एजम्पशन ले सकते हो उतना ज्यादा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन देम, और इस पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, ऐसा भी है। नो एक्ट ऑफ ग्रेविटी on the molecules,
सभी मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि सभी आइडेंटिकल शेप के हैं, ऑल आर इन आइडेंटिकल शेप। और क्या है, जब भी आपस में उन सभी का कोलिजन होता है तो वो सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज अलाउड। तो ऐसे से ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, ठीक है, कि हमारा जो मॉलिक्यूल है या फिर एटम है परफेक्टली एक बॉल की तरह है, और बॉल जो है वो उस पर ग्रेविटी का असर नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का है, और आपस में जब भी वो एक दूसरे से कोलिजन करता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होता है, चाहे वो बॉल के साथ हो चाहे वो वॉल के साथ करे, दीवार के साथ करे, तो भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होगा। और सभी बॉल के मासेस भी सेम है, ऐसा भी एज्यूम किया गया। और सभी बॉल के जो वेलोसिटी है रैंडम है, रैंडम मोशन कर रहे हैं वो, ये सारी चीज एज्यूम कर लिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, और मीन वेलोसिटी हम लोग देखते हैं क्या है। मीन वेलोसिटी, बोलो मीन वेलोसिटी क्या होता है? कोई बता सकता है? हम्म, मान लो कि एक चैम्बर है, और इस चैम्बर में मैंने किसी गैस को बंद करके रखा है, उसमें ढेर सारे गैसेस पार्टिकल्स होंगे, और ये सभी जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा v1 वेलोसिटी से, ये इस डायरेक्शन में v2 से, ये इस डायरेक्शन में v3 से, ये इस डायरेक्शन में v4 से, ऐसे आपको सो on। तो सभी वेलोसिटी का जो मीन हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग मीन वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा बोलने का सर तरीका। फिफ्थ पॉइंट दिखाओ ना, फिफ्थ assumption। अरे ऐसे बहुत सारे जम्पसन है, मैंने भी जम्पसन सारे नहीं लिखे हैं, बस तुम्हें समझा दिया मैंने। शीट में तुम्हें सारे जम्पसन मिल जाएंगे, ओके सर। लेकिन किसी यूज का नहीं है, हाँ जेई में भी नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने बता दिया, आइडियल की तरह जूम करना है बस। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी, उसको हम लोग किस तरीके से ले लेंगे, मीन वेलोसिटी बोलो या फिर एवरेज बोलो, बात एक ही है। मीन वेलोसिटी डेट विल बी इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमने मीन लिया है इसीलिए सभी का क्या करना होगा, समेशन अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में तुम्हें कभी कभी बोल दिया जाएगा कि जो मीन वेलोसिटी है वो जीरो होता है, तुम बताओ कैसे? हम्म, सर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो तो लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसा कुछ, तो टोटल मोमेंटम जीरो हुआ। नहीं, मतलब कांस्टेंट रहेगा। हाँ। देखो यहाँ पे समेशन हो रहा है, और मैंने टर्म यूज किया है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू मस्ट पुट वेक्टर साइन ऑन ईच वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, और क्या सभी पार्टिकल्स के वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में, और रैंडम में होने के कारण से जो रिजल्टेंट आएगा डेट विल बी जीरो। समझ में आया क्या? तो ये मीन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। हम लोग ज्यादातर मीन स्पीड यूज करते हैं वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीन स्पीड, जिसको हम लोग इस तरीके से ही डिनोट करेंगे, और ये फॉर्मूला होगा मीन स्पीड का।
क्योंकि इस बार सभी का मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्पीड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और ये है हमारा मेन स्पीड। ठीक है क्या? काफी आसान था। यस सर। और इसे मैं एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज का मीन कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लो कि ऐसे से बहुत सर सारे एक लिटिल पार्टिकल, एग्जांपल। तो 10 पार्टिकल के पास सर v1 वेलोसिटी होगा, 20 पार्टिकल के पास v2 वेलोसिटी होगा, 50 पार्टिकल के पास v3 वेलोसिटी होगा, ऐसे बहुत सारे वेलोसिटीज हो सकते हैं। तो क्या मुझे ऊपर में n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 अप टू सोन लिखना चाहिए, और नीचे क्या लिखना चाहिए, n1 प्लस हाँ। n2 प्लस n3 अप टू सोन? ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक नया तरीका है लिखने का चीजों का, ये दूसरी जगह पे नहीं बताया जाता है, सिर्फ ऊपर फॉर्मूला बता करके छोड़ देते हैं। अब इसको मैं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, समेशन के फॉर्म में। समेशन ऑफ एन आई वी आई, आई कहाँ से जाएगा, 1 से लेकर के n तक जितने भी नंबर होंगे, डिवाइडेड बाय क्या, समेशन ऑफ एन आई होगा। ये समेशन में हमारा फॉर्मूला निकल के आया एवरेज वेलोसिटी का। अब समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। क्या ये चीज आता है, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना? इंटीग्रेशन क्या चीज है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो समेशन, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो समेशन, बट छोटे छोटे एलिमेंट का, डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स, छोटे छोटे एलिमेंट का। समेशन क्या है, बड़े बड़े एलिमेंट का समेशन, n1v1 प्लस n2v2, ये दो है बड़े बड़े एलिमेंट का। तो अभी मैंने इसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ दिया, तो समेशन के जगह पे मैं डाल दूंगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा एन वी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड में होता है, छोटा सा अगर मैं पार्टिकल ले लो, तो उस छोटे से पार्टिकल के लिए कितनी वेलोसिटीज है, वो चीज का एवरेज में इस तरीके से दे देगा। तो याद है तुम्हें मैंने कितनी बार बताया किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, और ये वही तरीका है, और ये वही रिजल्ट भी देता है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, इस एफ ऑफ एक्स का एवरेज कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी एक्स, आया ना, वही चीज है ये। चलो ठीक है, मीन वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है, इसे याद रखना, इस पे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब आगे चलते हैं, हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वेलोसिटी। मीन स्क्वायर स्पीड, तो अब हमें क्या करना है, फिर से वही मैं गैस चैम्बर ले लेता हूँ, जिसमें कि मैं हर एक पार्टिकल्स को देख रहा हूँ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूँ, और वो मॉलिक्यूल्स कुछ रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, v1 v2 v3 इस तरीके से, v3 इस तरीके से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सभी का पहले स्क्वायर करना चाहता हूँ वेलोसिटी का। अब देखो, पहले तो मैं एक जनरल चीजें बता देता हूँ। तो स्पीड v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, तो पहले सबसे पहले स्क्वायर कर लो, v1 का स्क्वायर, फिर v2 का स्क्वायर कर लिया, फिर v3 का स्क्वायर कर लिया, अप टू सो ऑन कर लिया, और फिर सभी का क्या करना है, मीन ले लेना है। तो मीन लेने के लिए सभी को ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल जाएगा, मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, काफी सिंपल सा नो। तरीका है।
चीज़ों को करने का। तो मीन स्क्वायर स्पीड को अब हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो पहले इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे v1 वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, v2 के करस्पॉन्डिंग n2 हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो यहाँ वाला पार्टिकल मतलब इस पूरे अंदर चैम्बर के अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा चाहे 10 से नहीं चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स v1 से चल रहा है, तो उसी तरीके से ढेर सारे चल रहे होंगे n3 n4 n5। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं इसको लिखूंगा n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, क्योंकि समेशन ही अल्टीमेटली इधर जो भी चीज होगा वो समेशन में ही जाएगा। और ये आ जाएगा समेशन ऑफ एन आई वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन आई। तो ये हो गया समेशन के फॉर्म में। क्वेश्चन का भी इस फॉर्मेट में दिया जाता है, तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई करके सम करना होता है। अब इंटीग्रेशन में कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन वी डी एन डिवाइडेड सॉरी वी स्क्वायर होगा, हाँ वी स्क्वायर डी एन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी एन, और ये हो जाएगा तुम्हारा मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने वेलोसिटीज देखे v1 v2 v3 v4, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये v x डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी इसकी। अरे बॉक्स जो हम लोगों ने लिया ना चैम्बर के अंदर, जो गैसेस पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, क्या इसकी 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक x में एक y में और z में। इस तरीके से कोई सा भी पार्टिकल ले लो, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 3 डायरेक्शन में, एक x में है, एक y में है और एक z में। क्लियर है क्या। और मैं सेकंड का लिखने की यस कोशिश करूंगा तो ऐसा होगा वी एक्स टू आई कैप प्लस वी वाई टू जे कैप प्लस वी जेड टू के कैप अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, क्या मैं इसको वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस वी जेड वन स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो इसमें किसी की कोई दिक्कत। नो सर। आता है ना ये एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप होता है, लेट से डी इज दिस थिंग, तो हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है, कोई बड़ा चीज नहीं है। और ऐसा ऐसा काम हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस वी जेड टू स्क्वायर अप टू सो ऑन। एन के लिए होगा, इस जगह पे भी एन के लिए होगा। हमारे पास क्या क्या चीज है, एक ये चीज है, इसका मीन या फिर एवरेज निकाला जा सकता है। एक ये चीज है एक्स कंपोनेंट, इसका भी मीन एवरेज निकाला जा सकता है। एक ये चीज है, इसका भी मीन एवरेज निकाला जा सकता है वाई डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन का जो है उसका भी मीन एवरेज निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों का मीन और एवरेज निकाला जा सकता है। तो उन सभी में हम लोग अभी रिलेशन निकालने के लिए जाएंगे। तो सिर्फ अगर हम लोग मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड था इसका हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने इस तरीके से मीन निकाला, क्योंकि यहाँ पे जो वी स्क्वायर लिया था, ये जो वी स्क्वायर लिया था
ये क्या था, मैग्नीट्यूड का था, वेक्टर का थोड़ी ना लिया हम लोगों ने। ये भी किसका लिया, मैग्नीट्यूड का लिया। एक मिनट, मैं अब नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं डेट वी मीन ओवरऑल वाला विल बी इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और दूसरा वाला ये जो, उसको क्या लिख सकते हैं, x के लिए मीन स्क्वायर इन x डायरेक्शन is equals to v x1 square plus v x2 square up to so on divide by n। सेम वे में क्या थर्ड वाला भी लिख सकते हैं y डायरेक्शन के लिए, और y डायरेक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा, मीन स्क्वायर मीन and y direction is equals to b y1 square plus b y2 square up to so on divided by n, और सेम इन द z डायरेक्शन। z डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। अब तुम मुझे बताओ, क्या इस सभी को ऐड किया जा सकता है क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या लग रहा है तुम्हें। फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा, ये मुझे बताओ। नीचे तो n रहेगा, तीनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या ऊपर ये वाला चीज रहेगा x वाला, हाँ सर, आ रहा है। है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी x1 स्क्वायर प्लस वी y1 स्क्वायर प्लस पी z1 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में डाल दिया। फिर दूसरा वाला आएगा वी x2 स्क्वायर प्लस वी y2 स्क्वायर प्लस वी z2 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में डाल दिया। फिर तीसरा वाला आएगा, और इस तरीके से सो ऑन होगा। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, v1 स्क्वायर, है ना। ये है v1 स्क्वायर, और ये क्या चीज है, v2 स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया ये मुझे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइड बाय n, और ये क्या चीज है, दिस थिंग। समझ में आया क्या। तो हम लोग क्या रिलेशन बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें ये मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम लोग आगे जाकर के यूज करेंगे, दैट मीन स्क्वायर स्पीड is equals to mean square speed in x direction plus mean square speed in y direction plus mean square speed in z direction। ठीक है क्या, यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल चुका है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कहीं कहीं पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलना।
रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसे निकालना काफी आसान है। क्या करना है, पीछे से चलना है। क्या लिखा है पहले, स्पीड। तो पहले स्पीड को लिख दो, v1, v2, v3, v4, जो भी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर करना है। सबको अब स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर कर लिया। अब क्या लिखा है, ऐसे सब तो सोन होंगे ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट मीन। सबका मीन कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करने के बाद जितने भी टोटल नंबर है उनसे डिवाइड करते हैं, तो ये निकल गया मीन। और अब क्या बोला गया, रूट। तो रूट बोला है तो सब पूरे का रूट है। और इस तरीके से हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकल कर जाता है, जिसको हम लोग वी आर एम एस। क्लियर है क्या। तो वी आर एम एस को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड का वी आर रूट अंडर बस। क्लियर है क्या। चलो अब इसका हम लोग देखते हैं कि यस इंटीग्रेशन में सर। किस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो, वी आर एम एस को इंटीग्रेशन में कैसे लिखा जा सकता है, समेशन एंड इंटीग्रेशन दोनों। बस ऊपर जैसे हम लोगों ने लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, बस इसी चीज को रूट अंडर में डाल देना है। तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ समेशन ऑफ एन आई वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन आई, या फिर वी आर एम एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी स्क्वायर डी एन डिवाइडेड बाय डी एन का रूट अंडर। ये वी आर एम एस का इंटीग्रेशन के थ्रू निकालने वाला तरीका होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर गैस के कारण से हम लोग कितना लिखते हैं और कैसे निकालते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से। जेई के हिसाब से तो डेरिवेशन उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ कुछ जगह पे काम आ जाता है, तो सभी को अच्छे तरीके से देखना। तो मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और इस जगह पे एक चैम्बर है, या फिर यूँ बोलो कि ये एक प्लेट है, और इस तरीके से और भी सारे प्लेट्स हैं। तो ये क्लोज हो गया, क्लोज चैम्बर। तो ये जो प्लेट है या फिर वॉल है, जो भी बोलो, और ये एक वॉल है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एल ले लेते हैं। लेट्स से द डिस्टेंस इज एल।
क्यूब है एक, ठीक है। सभी का डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, एल हो गया। कोई एक मॉलिक्यूल है और कोई एक क्यों, ऐसे से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे चैम्बर के अंदर, तो एक दो मॉलिक्यूल होते नहीं, ये अनेक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे से अनेक मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके वेलोसिटीज भी अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, और कुछ इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। v1 विल बी इक्वल्स टू वी एक्स वन आई कैप प्लस वी वाई वन जे कैप प्लस वी जेड वन के कैप। और v2 को कैसे लिख सकते हैं, वही सेम पैटर्न, ऑप टू सोन को लिखा जा सकता है। तो कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मैं उसको खुद शो कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। उसका वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में होगा, एक तो वाई डायरेक्शन में होगा, और एक जेड डायरेक्शन में होगा। अब समझो इस वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो किस रीजन के कारण से लग रहा है, क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि इस वॉल पे प्रेशर आ रहा है मॉलिक्यूल्स के कारण से। बोलो। मान लो कि एक दीवार है और इस दीवार पे मैं एक बॉल को फेंका, ये बॉल जाकर के टक्कर खाएगा, और टक्कर खाने के बाद रिबॉन्ड हो जाएगा। तो क्या ये बॉल इसी जगह पे रहेगा क्या, अगर ये फ्री टू मूव है तो बॉल पक्का धक्का खा करके इधर चला जाएगा, लेकिन क्योंकि वो इसी जगह पे है, इसका मतलब कोई ना कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, किसी जगह से लग रहा है, और वो उस जगह पे इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है। ऐसे ऐसे मैंने ढेर सारे बॉल्स फेंके, एक नहीं अनेक बॉल फेंक रहा हूँ और कंटिन्यूअसली फेंकते जा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली फेंकते जा रहा हूँ मैं बॉल्स को। तो क्या इसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगते जाएगा, और मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दे करके इसको रखना पड़ेगा ताकि ये बॉल इस जगह से मूव ना करे। मेरी बात समझ में आई क्या। तो ये जो कंटिन्यूअस फोर्स है जो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली लग रहा है, ये इस वॉल के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये सिंपल सा चीज हमें पता है। तो ये वॉल पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो क्या करना चाहिए, फोर्स को निकाल लेना चाहिए। अगर किसी तरीके से फोर्स निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, फोर्स कैसे निकालते हैं फिर, फोर्स को निकालने का तरीका है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कर लो। अगर किसी तरीके से तुम चेंज इन मोमेंटम और टाइम टेकन निकाल लो तो तुम्हारा फोर्स निकल जाएगा। देखा, ठीक है। तो अब हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी से एफ आएगा, एफ निकल जाएगा तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा। बराबर है क्या। तो इस छोटे यस से मॉलिक्यूल को देखो, एटम को देखो, जो भी चीज है, वो मानो कि अभी जस्ट टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद इधर मूव करने लगेगा, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, ऐसा हम लोगों ने एजम्पशन लिया है। और वापस से इधर टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर जाकर के टक्कर खाएगा। जब फर्स्ट टाइम कोलिजन किया तो इसने प्रेशर एक्सर्ट किया, और जब सेकेंड टाइम कोलिजन करेगा तब जाकर के वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मेरी बात समझ में है क्या। सो दिस विल बी द स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल इन विच द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू स्ट्राइक द वॉल। ठीक है। तो ये इतना टाइम लगा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पहले जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब मुड़ गया तो इस डायरेक्शन में जाने लग गया। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं कितना होगा, बोलो। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दिया गया है, और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चेंज इन मोमेंटम हम लोग लिखना चाहते हैं। चेंज टू एम वी एक्स मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल और एटम ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एम वी होता है टू। मोमेंटम, है ना। हाँ
तो मास जो है किसी भी एक मॉलिक्यूल या फिर एटम का, मैं स्मॉल एम एज्यूम कर लेता हूँ, ये हो जाएगा एम वी एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि इस डायरेक्शन में एम वी एक्स था और इस डायरेक्शन में भी एम वी एक्स है, लेकिन एक पॉजिटिव में जा रहा है और एक नेगेटिव में जा रहा है, तो चेंज जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, ये 2mvx निकल करके आ गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम के कारण से आया है, और कितना टाइम लगा है उसको भी लिख लेता हूँ। टाइम टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 2l डिवाइड बाई वी एक्स। 2l डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है विद द स्पीड ऑफ वी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ही एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करा सकती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ही एक्स में ट्रेवल नहीं करा पाएगी। ठीक है, तो अब फोर्स कितना लगा? फोर्स ड्यू टू वन एटम, एक सिंगल एटम के कारण से फोर्स कितना लगा, इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, विच इज इक्वल्स टू 2mvx डिवाइडेड बाय 2l डिवाइड बाय vx। कितना आ जा रहा है ये? 2 कैंसिल ऑफ, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। m बाय l इंटू वी एक्स स्क्वायर। सही है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ऐसे अनेक मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या मुझे x के जगह पे x1 लिखना चाहिए? ये x1, तो ये जो एक एटम के कारण से इतना आया है, ऐसे ऐसे डिफरेंट एटम्स भी होंगे और सभी डिफरेंट एटम्स भी फोर्स लगा रहे होंगे, तो नेट फोर्स किसी भी वॉल पे हम लोग कैसे निकालेंगे? ये F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के कारण से, ये F3 फोर्स लगा रहा है, F4 फोर्स लगा रहा है, और इन सभी का समीशन, दिस विल बी द नेट फोर्स, बराबर। तो दूसरा पार्टिकल किस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा? दूसरा पार्टिकल m बाय एल, ये 1 के कारण से, ये 2 के कारण से होगा, वी एक्स, 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से थर्ड का होगा, फोर्थ का होगा, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा? ये जो बॉल है ऐसे है और सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं, समेशन डायरेक्ट, तो m बाय एल कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर क्या बच जाएगा? वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय एम, बराबर। तो ये क्या चीज है? अरे एन क्यों दे दिया मैंने, एन तो है नहीं यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन, और एन तक जाएगा। और ऊपर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा ही था, उस फॉर्मूले में हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला है ये वाला? देख रहा है क्या? तो क्या करना चाहिए? हाँ। एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, तो इस चीज को मैं एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, तो ये एन क्या चीज है? टोटल नंबर है, तो n इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय l, और ये हो जाएगा x डायरेक्शन का मीन स्क्वायर, स्क्वायर में, और ये सिर्फ फोर्स अभी x डायरेक्शन में निकला है हमारा, और ये फोर्स x डायरेक्शन में निकला है, तो n टाइम्स ऑफ m क्या चीज है? n से मल्टीप्लाई किया ना, n टाइम्स ऑफ m क्या है? अरे अगर एक मॉलिक्यूल है तो मास m है, दो मॉलिक्यूल है तो मास 2m हो जाएगा, थ्री मॉलिक्यूल है तो 3m हो जाएगा, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल है तो n टाइम्स ऑफ m हो जाएगा, डेट मीन्स ये टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल।
है ना, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब क्या करना है, मुझे प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे निकलेगा? प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स है कितना, एन एम डिवाइडेड बाय एल पी एक्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। फाइनली ये क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज एन एम बाय एल क्यूब और वी एक्स, और ये हो जाएगा पी एक्स। सो दिस इज द प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। क्या प्रेशर वाई डायरेक्शन में भी ऐसा ही एग्जर्ट हो रहा होगा, कुछ इसी पैटर्न में, कुछ इसी तरीके से? और उसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू एन एम डिवाइड बाय एल क्यूब इनटू मीन स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में भी ऐसा लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल्स टू एन एम एल क्यूब, इस तरीके से। और हमें ये पता है कि जो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में होगा, प्रेशर जो वाई डायरेक्शन में होगा, और प्रेशर जो जेड डायरेक्शन में होगा, वो सभी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक्स वाले वॉल पे अलग प्रेशर लगेगा, ऊपर वाले वॉल पे अलग प्रेशर लगेगा, ऐसा नहीं है। जो प्रेशर होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और कहीं कहीं पे ये बोला जाता है कि जो एक्स डायरेक्शन में मीन हो निकलता है, और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो मीन निकलता है, वो तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। कुछ जगह पे ऐसा तरीके से भी डेरिवेशन देखा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से बोलने से तुम लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब मैंने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, और क्योंकि तीनों इक्वल है तो 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर कर लेता हूँ। दिस इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू, और तीनों को ऐड करेंगे तो एन एम बाय एल क्यूब कॉमन आ जाएगा सबसे, और आ जाएगा ये हमारा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, वो भी मीन में। और ये क्या चीज है, मीन वाला, देखो अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ, फिर क्या, ये रहा दिस थिंग। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख लूँगा। सो 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू एन एम बाय एल क्यूब इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड को मैं आरएमएस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस रिलेशन को यूज करना होगा, है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, बी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस थिंग, हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3p n टाइम्स ऑफ m, मास, और नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगा, ये बी आर एम एस। तो फाइनल रिलेशन आ गया हमारे पास, बी आर एम एस का स्क्वायर, बी आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी, 3p बाय रो। So where P is the pressure of the gas and rho is the density of the जो भी है अंदर गैस तुमने रखा है, जो that is 3p/, तो देखो इसको और भी अलग अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं, और अलग अलग फॉर्म में आंसर्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो बताया था मैंने डेरिवेशन का तरीका, वो ये भी करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। ये भी तरीका होता है प्रूफ करने का। लगभग बोले तो सब कुछ सेम ही है, कि जितना मीन एक्स डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी का, उतना ही वाई डायरेक्शन में होगा। तुमने पहले ही एजम्पशन ले लिया है कि वेलोसिटीज आर इन रैंडम डायरेक्शन, तभी तो प्रेशर एक्स वाई जेड में सेम आ रहा है। ओके, तो
अब इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें पुट करते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर है, और वी स्क्वायर होगा जिसको हम लोग वी आर एम एस स्क्वायर जनरली लेते हैं, तो हो जाएगा हाफ, और एम वी आर एम एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 p/ρ। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ 3/2 pv, 3/2 pv। तो इसे चाहो तो तुम याद रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज 3/2 pv। और pv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3/2 nRT। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, आगे जाकर के हम लोग इसे यूज भी करेंगे। और VRMS का एक और फॉर्मूला हो सकता है, VRMS इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 3p/ρ है, तो p के जगह पे पुट कर लो nRT, pv इज इक्वल्स टू nRT, फॉर्मूला यूज कर लो, 3pv इज इक्वल्स टू nRT। n क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, R/T, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द डेंसिटी। इसको लिखा मैंने स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और इस वॉल्यूम को इस तरफ कर लिया, ये हो गया डेंसिटी। तो p/ρ क्या लिख सकता हूँ मैं, p/ρ इज इक्वल्स टू RT/कैपिटल M, एंड दिस कैपिटल M इज मोलर मास, नॉट मास ऑफ द एटम, किसी का भी। तो ये हो गया 3 RT/M। इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, where M is the molar mass। Where M is molar mass, R and T, T is the temperature। तो VRMS क्या बोला जा सकता है, डेट VRMS is directly proportional to root under of T। जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना ज्यादा VRMS बढ़ते जाएगा, सिंपल सा चीज है। तो इस पे देखो क्वेश्चंस वगैरह सिंपल ही आते हैं, ज्यादा कुछ खास आते नहीं है। एक करके हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करेंगे इसमें, है ना, पहले भी सारे थ्योरीज वगैरह जो है वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि रूट VRMS निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला वगैरह दिया जाएगा, उसको पुट करके इंटीग्रेट करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही चल रहा है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या चीज है, और ये किसके बारे में बातें बताता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, अभी जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स एटम्स को देखा, इसकी वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में है, तो ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मैक्सवेल ने क्या किया कि इन सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी को देखने की कोशिश करी, और
ये देखा कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में कोई एक वेलोसिटी होगी, लेट से कि 0 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 100 हो सकता है, लेट से 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटीज हो सकती है। तो अगर 30 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी में चूज कर लूँ, तो इस 30 के करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं परसेंट, इस चैम्बर के अंदर कितने परसेंट है, ये हम लोग को पता नहीं था। लेकिन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन सभी चीजों को बताता है। तो उन्होंने क्या करा था, एक कर्व ड्रॉ किया था। वैसे तो इसका इक्वेशन ही खतरनाक सा आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। किस तरीके से ड्रॉ किया गया है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। बस ये ग्राफ को हमें ध्यान में रखना है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जिसमें कि ड्रॉ किया गया था नंबर ऑफ particles per unit, number of atoms molecules per unit velocity with the velocity। अब ये देख करके तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज द कर्व बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस वेलोसिटी। और ये कर्व किस बात को रिप्रेजेंट करता है, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मच मॉलिक्यूल्स और एटम कैन possess a particular velocity। ये इस बात को बताता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। लेट से मैंने बोला कि मुझे बताओ कि 50 मीटर पर सेकेंड से लेके 51 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखने वाला कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मैं गया यहाँ पे नंबर लाइन पे, और यहाँ पे देखा 50 है, और इस जगह पे देखा 51 मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर जितना भी एरिया है, इसके अंदर जितना भी एरिया है, ये एरिया किस बात को बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि 50 से लेकर के 51 मीटर पर सेकेंड के बीच में वेलोसिटी रखते हैं। ठीक है। तो दिस कर्व रिप्रेजेंट्स, this curve represents that how much molecules or atoms can possess a particular velocity, कितनी वेलोसिटी रख सकता है। ठीक है। और जो एरिया है, ये एरिया इस बात को बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो तुम्हें किस तरीके से बताना है कि अगर मैं v वेलोसिटी से v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी पे जाऊं, है ना, v से v प्लस डेल्टा v पे जाऊं, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा छोटा सा डेल्टा a, that will give us the number, that will give us the amount। so the यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ that the area under the curve will give us the number of molecules having velocity ranging from v to v plus delta v।
ठीक है, तो ये इस बात को बताएगा। तो अगर इसमें इसका एरिया, पूरा एरिया देख लो, है ना, ये मेरे पास एक कर्व है, इसका पूरा एरिया देख लो, तो वो क्या दे देगा मुझे? ये कर्व भैया मैंने पूरा का पूरा एरिया देख लिया, ये क्या दे देगा तुम्हें? ये अगर तुमने पूरा एरिया ले लिया, तो दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और किसी भी चैम्बर के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये ग्राफ भी चेंज हो, लेकिन उसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? दिस ग्राफ इज अलाउड टू चेंज, बट द एरिया अंडर द कर्व इज नॉट अलाउड टू चेंज। हो सकता है बिल्कुल। मान लो कि पूरे चैम्बर का टेम्परेचर था T1, और अब मैंने बढ़ा करके कर दिया T2, तो अब टेम्परेचर बढ़ गए, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, बढ़ गए, सही बात है, ये ऐसे करके वेलोसिटीज बढ़ गया, लेकिन एरिया अंडर द कर्व चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये v वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा ना, लेकिन एरिया अंडर द कर्व अभी भी सेम होना चाहिए, ऐसा। तो ये एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ाया, तो ये सिचुएशन देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें कि T1 इज लेस देन T2 है, और T2 बड़ा टेम्परेचर है। क्लियर है क्या? अच्छा, तुम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, ये सब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। हाँ सर। अगर मैं उसको इस जगह पे प्लॉट करने की कोशिश करूं, ऐसे लेट्स से, तो वेलोसिटी टी एन बाय डी, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ऑफ 3 RT/, और वी मीन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ऑफ, बोलो, 8 RT/, पाई एम। पाई एम। और वी एम पी का क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का? √2 RT/m। रूट अंडर ऑफ 2 RT/m। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी हो, उसे मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो ये होगा मोस्ट प्रोबेबल, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है, तो फी मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर क्या जाएगा, वी मीन जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, वी आर एम एस जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस मॉलिक्यूल का, तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, तो इसीलिए पूरा का पूरा ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन फ्लैटर्न हो जाएगा। ये जो अभी इतना मोटा सा दिख रहा था पहाड़, वो फ्लैट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, उसी तरीके से क्रॉसपॉन्डिंगली मीन शिफ्ट हो गया है, और ये बी आर एम एस। ठीक है क्या? सर ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन तो जानने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, हमें खुद पता नहीं है। याद कैसे रहेगा वो इक्वेशन अलग तरीके से निकाला गया है, इक्वेशन जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा।
जो चीज काम की नहीं है उसे याद रख करके क्या फायदा। जैसे कि तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका वेव इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या काम का है? नहीं। उन्हें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो चीजें काम के हैं, बस उतना ही हम लोग को याद रखना होता है, पढ़ना होता है। वैसा भी हमारे में भी है। तो बहुत सारी चीजें फिजिक्स में, मैं हर एक की वो जो डेरिवेशन है जानने की जरूरत नहीं है। और इवन चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हायर एडवांस लेवल में ही इंटीग्रेशन वगैरह हो पाता है, उस चीज़ों को समझ पाना हमारे लिए बस की बात नहीं है। जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम लोग फोर्स ऑसिलेशन देखते हैं, है ना? तो वहां पे उसका डायरेक्ट सिर्फ हम लोग आंसर लिखते हैं, ये चीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोलो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? लाइक कितने वेज में वो मॉलिक्यूल या कोई एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। एनर्जी पॉजेस कर सकता है ना? हाँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया कि कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो काम कर सकता है। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बाय विच द मॉलिक्यूल और एनी एटम कैन मूव और पोजेस एनर्जी। ठीक है, जिसको मैं सिंपल में बोलता हूँ, कितने अलग अलग तरीके से कोई मॉलिक्यूल या फिर एटम डांस कर सकता है। जितने अलग अलग तरीके से डांस कर सकता है उतने ही उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ। द नंबर ऑफ पॉसिबल ways by which the molecule or atom can move or possess energy। ठीक है। और नंबर ऑफ मोड्स ऑफ मोशन भी बोला जाता है कभी कभी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम corresponding टू द ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं अब कितना होगा। तो जैसा कि मैंने सिंपल सा बताया कि कितने वो डिफरेंट तरीके से डांस कर सकता है, अब मैं उसको समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? तुम बस समझना, और फिर आंसर तो आराम से आते ही जाएगा। मान लो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है अभी। और ये जो एटम है वो किस किस तरीके से डांस कर सकता है? ये आगे जा सकता है, बिल्कुल है, एक्स डायरेक्शन में, और एक वाई डायरेक्शन में जा सकता है, और एक जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये तीन डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसीलिए इसके पास ज्यादा ज्यादा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्रॉसपॉन्डिंग है, एक्स डायरेक्शन में पोजेस कर सकता है एनर्जी को, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्विवेलेंट है। चलो अब मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल है, और लेट से ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, O2 है लेट से, ये एक ऑक्सीजन और ये भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और अब ये किस किस तरीके से डांस कर सकता है? पहला, कि ये होल सिस्टम जो है, होल सिस्टम एक्स डायरेक्शन में मूव कर ले, या फिर होल सिस्टम वाई डायरेक्शन में डांस कर ले, या फिर होल सिस्टम जेड डायरेक्शन में डांस कर ले। तो ये 3 डायरेक्शन में कर सकता है। और कर सकता है क्या? हाँ, और भी अच्छे तरीके से डांस कर सकता है। अगर मैं इसको और ज्यादा डांस करने के लिए बोलूंगा, तो ये बोलेगा ठीक है, ऐसा करता हूं मैं कि मैं अपने एक्सिस के अबाउट डांस करता हूँ। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा, आया ना? तो ये जो एनर्जी इसके पास आया, ये रोटेशनल एनर्जी है, और ये जो था वो कैसा था? ट्रांसलेशनल एनर्जी था। दोनों अलग अलग है।
ठीक है। और रोटेशन के कारण से भी अलग अलग हो सकता है, बोलेगा कि मेरे पास एक ही एक्सिस नहीं है, मेरे पास तीन तीन एक्सिस है। एक इसके अबाउट भी रोटेशन कर सकता है और एक इसके अबाउट भी रोटेशन कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री वगैरह हुआ या नहीं हुआ। और फिर आगे गए हम लोग तो बोले कि क्या तुम और एनर्जी प्रोसेस कर सकते हो क्या, और डिफरेंट तरीके से डांस कर सकते हो क्या। उसने बोला हाँ, और भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। बोला कैसे। बोला कि ऐसा करता हूँ कि मैं ये आगे पीछे वाला मोशन करना स्टार्ट कर देता हूँ, इस टाइप का मोशन स्टार्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। काइंड ऑफ तुम एज्यूम कर लो कि एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ अगर दो बॉल अटैच्ड है, तो ये अगर आगे पीछे करेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ए न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस फॉर्म में एनर्जी को पोजेस कराया जा सकता है। ठीक है क्या। तो टोटल तीन तरीके के वेज हैं। एक पहला हो गया ट्रांसलेशन के थ्रू, एक हो गया रोटेशन के थ्रू, और लास्ट वन इज वाइब्रेशन के थ्रू। लेकिन वाइब्रेशन जो है बहुत ही रेयर केस होता है, और ये तभी हो पाता है जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रखते हैं। इसके लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रिक्वायर्ड होता है, और जेई में लगभग ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, और होगा भी तो मेंशन कर दिया जाएगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। तो मैं अब नीचे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो तीन हो सकते हैं। टोटल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम corresponding टू द ट्रांसलेशनल मोशन, तीन हो सकते हैं। और अगर इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के कारण से, वाई डायरेक्शन के कारण से, और जेड डायरेक्शन के कारण से ऐसे एनर्जी पॉइंट्स कर सकता है। दूसरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटेड टू रोटेशन डायरेक्ट लिखना था। ठीक है, तो इसमें कितने मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो ऐसा लिखा जाएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में ये होगा हाफ ऑफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर जेड डायरेक्शन में। ठीक है, बार बार मैं इस चीज को नहीं लिखता हूँ, और लास्ट वाला चीज मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, वाइब्रेशन के कारण से डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू वाइब्रेशन। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है वाइब्रेशन के क्रॉसपॉन्डिंग, दो हो सकता है। ठीक है, तो बस मुझे यही याद रखना है, ये तीन किसके कारण से, ट्रांसलेशन के कारण से, तीन किसके कारण से, रोटेशन के कारण से, और दो किसके कारण से, वाइब्रेशन के कारण से। ठीक है क्या, ये है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। Sure. ओके, तो अब क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैसेस होते हैं। मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीओटोमिक गैस, पता है ये चीज। गैसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोटोमिक गैस, बताओ तुम ही लोग तो। हम्म, जैसे कि हीलियम, ये कैसा हो गया, मोनोटोमिक गैस हो गया। Neon. नियॉन,
तुम्हें पता चल गया कि सिंगल एटम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटॉमिक गैस बोलते हैं, और इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं मैक्सिमम, वो 3 हो सकता है, बराबर। और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग 3 होंगे, टोटल 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इट इज डायटोमिक, डायटोमिक गैस। और डायटोमिक गैस ऐसे गैसेस होंगे जिसमें कि दो एटम्स, डायटोमिक नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि H2O2, H2O बोल सकते हैं क्या, नहीं, H2O में 3 मॉलिक्यूल हो गए, O एंड H, 3 एटम हो गए सॉरी, है ना, H2O2 N2, ऐसे हेलोजन। बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डायटोमिक में हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना अच्छे तरीके से, ट्रांसलेशन के कारण से कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। और वाइब्रेशन के कारण से कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अब किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे हम लोग को याद रखना है कि डायटोमिक का क्या होता है, F, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। सिंपल सा, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, पहले मैं डील करता हूँ। डेट F इज इक्वल टू 5 फॉर डायटोमिक गैस, कोई भी डायटोमिक गैस होगा, हमें क्या यूज करना है, 5। लेकिन कभी अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए, उसमें टेम्परेचर वगैरह मेंशन किया, तो काफी ज्यादा लो टेम्परेचर पे जो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे डायटोमिक गैस का, वो 3 लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो एनर्जीज काफी कम होते हैं, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के फॉर्म में होता है, रोटेशन के फॉर्म में नहीं जा पाता है। तो F कितना हो जाएगा, सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 3 रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया, तो रूम टेम्परेचर ले लिया तो हमें पता ही है कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 कैसे हुआ अभी हम समझेंगे, जिसमें कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ है वो 3 हुआ है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ है वो 2 हुआ है, और वाइब्रेशन के कारण से भी कुछ भी नहीं। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वाइब्रेशन में भी एनर्जी चल जाए, बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस तो करेगा ही ट्रांसलेशन में, और रोटेशन में भी करेगा। लेकिन रोटेशन में तो ऊपर पड़ा था कि मैक्सिमम 3 हो सकता है, इसे 2 ही क्यों है, ये तो पता होगा तुम लोग को, बताओ। हम्म, बताओ क्या रीजन है। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अगर डायटोमिक की बात करें, जैसे O2 है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऐसे आ गया, तो 3 एक्सिस मैंने बताए थे जिसके अबाउट ये रोटेशन कर सकता है, एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस, और तीसरा एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। कोई दो एक्सिस सिमिलर है, बताओ कौन सा है वो दो एक्सिस। ये वाई एक्सिस और जेड वाई एक्स, और जेड। हाँ ये दोनों सिमिलर है, तो इसको तुम अलग अलग क्यों काउंट करोगे, बिल्कुल नहीं। तो ये एक काउंट होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये एक हो गया, और ये दोनों को मिला करके हम लोग सिर्फ एक बोलेंगे, तो टोटल हो गया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसीलिए डायटोमिक में रोटेशन के कारण से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ना कि 3। और वाइब्रेशन के कारण से तभी आएगा जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। तो बताओ अब हाई टेम्परेचर पे
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? इसमें दो और ऐड कर दो, 7 हो जाएगा। जिसमें कि ट्रांसलेशन के कारण से 3, रोटेशन के कारण से 2, और वाइब्रेशन के कारण से भी। अब देखते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक। थर्ड इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? बोलो। 6, जो हम लोग हमेशा लेते हैं। 3 रोटेशन के कारण से और 3 ट्रांसलेशन के कारण से। वाइब्रेशन किधर गया? फिर से वही चीज कि बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो इफ टेम्परेचर इज बहुत हाई देन एड, दो वाइब्रेशन के कारण से और ऐड हो जाएगा, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 8। 3 + 3 + 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। चलो आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल ने ऊपर जो कर्व दिया था उसके बाद फिर इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी भी बताते, इक्विपोटेंशियल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या चीज है उसको समझते हैं। हम लोगों ने एनर्जी देखा ऊपर, काइनेटिक एनर्जी देखा था जब हम लोगों ने प्रेशर का रिलेशन निकाला था, P इज इक्वल टू सॉरी वी आर एम एस इज इक्वल टू 3p/ρ, ये निकाला था हम लोगों ने रिलेशन। और फिर इधर से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया था, डेट वाज 3/2 nRT बोल लो या फिर 3/2 pv बोल लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी भी गैस का काइनेटिक एनर्जी देखा, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण से था। ये क्या है, किसके कारण से था? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन। क्या इसमें रोटेशन एडेड था क्या? क्या इसमें वाइब्रेशन एडेड था क्या? नहीं। इस एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन को कंसिडर किया था। और क्या मैं इस ट्रांसलेशन में तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी को यूज किया हूँ, एक्स वाले को भी, वाई वाले को भी और जेड वाले को भी। तो कितने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। मतलब तुमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किए, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करने के बाद तुम्हारे पास जो एनर्जी निकल के आ रही है वो दिस मच निकल के आ रही है। आया ना? तो उसके दिमाग में ये गया कि मैं ऐसा करता हूँ कि किसी एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम का एनर्जी निकाल के देखता हूँ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना होता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल लिया मैंने एनर्जी कितना है, तो उसको हमेशा एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? और ऐसा देखा गया कि हर डायरेक्शन में, इवन हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है वो सेम है। ऐसा नहीं कि रोटेशन के करस्पॉन्डिंग जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें एनर्जी एक्स होगा, और ट्रांसलेशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो वाई है। नहीं, सभी एक्स, सभी एनर्जी सेम। तो फिर मैक्सवेल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इसी बात को बताता है। इट स्टेट्स दैट द एनर्जी एसोसिएटेड, बताओ, एनर्जी एसोसिएटेड with 1 degree of freedom
is half kT for any atom. ठीक है, तो किसी भी एटम का सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना, हाफ के टी। अब यहाँ पे के क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये आया कहाँ से, वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लोग बताते नहीं है, काम का भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। देखो मैं ये बताता हूँ, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था तो उसके लिए टोटल ट्रांसलेशन वाला काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, 3/2 एनआरटी। लेकिन 3/2 एनआरटी आया था, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एन। नंबर ऑफ मोल्स एन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखता हूँ कितना होगा। तो एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो जाएगा 3/2 RT, और 1 नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, और अभी भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3। तो मैं अब कर लेता हूँ कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कर लिया तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। दैट विल बी, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1/2 RT। और एक मोल के लिए, और 1 मोल के लिए मैं चाहता हूँ 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, Na, या फिर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहता हूँ कितना होगा। तो फॉर 1 मॉलिक्यूल या एटम, क्या मैं इस पूरे को Na से डिवाइड करूंगा। तो ये जो एनर्जी मुझे मिला है, दिस एनर्जी is nothing but the energy associated with 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी। और के का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू R/N है, जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। पता हाँ सर। है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो अब मैं वापस से इसको, ये स्मॉल के है, ठीक है, कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के। अब मैं इसको वापस से एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखना चाहता हूँ। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा, F/2 kT। Na नंबर के लिए कितना हो जाएगा एनर्जी, अब मतलब 1 मोल के लिए। तो दिस विल बी इक्वल्स टू F/2, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये RT हो जाएगा। और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी हो जाएगा F/2 nRT। So this is the energy of the gaseous molecule। ठीक है क्या। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एनर्जी ऑफ n ऑफ n moles, or n moles, F is equals to F/2 nRT। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग देखेंगे तो कितना मिलेगा, nRT is nothing but PV, F/2 relation into volume। So energy upon volume is equals to F/2P, F/2P। और ये जो है इसमें टोटल एनर्जीज वगैरह मिले हुए हैं।
वैसे इस सभी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। तुम्हें क्या याद रखना है? एनर्जी। ये एनर्जी याद रखना। दिस एनर्जी जो आया एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण से, डेट इज F/2 nRT। अब मैं डिस्कस करूंगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी तो इसमें इंटरनल एनर्जी का मतलब ये हो गया, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक बॉक्स है या कोई भी एक गैस चैम्बर है जिसमें कि गैसेस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या कहलाएगा? जो भी गैसेस पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक इंटरनल एनर्जी की तरह काउंट होगा। बिल्कुल हाँ। क्या इस गैसेस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्या ये इंटरनल एनर्जी में काउंट होगा क्या? बोला, क्योंकि इंटरनल क्या होता है? खुद का। तो इसका खुद का एनर्जी क्या क्या कहलाएगा? डेट इज द समेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। बराबर है क्या? तो इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द इंटरेक्शन, है कि नहीं? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स बिटवीन देम इनटू द इंटरेक्शंस बिटवीन देम। और क्योंकि हम लोग आइडियल गैस एज्यूम करते हैं, तो आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे तो U इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी है हमारा जीरो और काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी तो ऊपर लिखा था अभी, ये दैट इज F/2 R × T। तो ये U इज इक्वल्स टू हो जाएगा F/2 nRT। सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी। F/2 nRT। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है दिस इज एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट। मतलब तुम टेम्परेचर पुट करो, उस समय का इंटरनल एनर्जी क्या है वो तुम्हें निकाल करके बता देगा। और एक होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U एंड U दोनों डिफरेंट चेंज है ना, डिफरेंट थिंग है। U फाइनल माइनस ऑफ U इनिशियल, मतलब एक स्टेट इनिशियली यहाँ पे था जिसमें कि टेम्परेचर थोड़ा कम था और मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, T2 टेम्परेचर हो गया, तो इसके इंटरनल एनर्जी को तुमने बढ़ा दिया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू F/2 nR डेल्टा T। ठीक है क्या? फॉर्मूला देखने में सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सेम है। डेल्टा U इज इक्वल्स टू F/2 nRT एंड डेल्टा U इज इक्वल्स टू F/2 nR डेल्टा T। इसमें कितना तुमने एनर्जी डाला वो इस बात को काइंड ऑफ बता रहा है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। तो ये है तुम्हारा F/2 nRT और F/2 nR डेल्टा T, और यहाँ तक हम लोग का पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे।